So let us continue with the chapter. And we were in subchapter, we were there at subchapter 3. And under that subchapter, we need to discuss about 3.4, the Great Depression. Great Depression, या फिर हम इसे बोल सकते हैं महामंदी। तो ये ग्रेट डिप्रेशन हमने देखा कहाँ से ये इसकी बिगनिंग हुई। तो हमें पता है बिगनिंग हुई है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से, जो 1914 से 1918 के बीच में हुआ, जिसकी वजह से पूरा यूरोप जो कि वर्ल्ड को लीड कर रहा था इकोनॉमी में, उसकी जो बड़ी कंट्रीज थी, इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज थी, इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज थी, वो बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गई। और जिसका इम्पैक्ट दिखा एक थोड़े समय के लिए, अमेरिका का जो लोन था, अमेरिका का जो पैसा था, इन्वेस्टमेंट था, इन कंट्रीज को इकोनॉमिकली सपोर्ट करने में काम आया, पर ये लंबे समय तक नहीं। और जब हम बात करते हैं पोस्ट वॉर सिचुएशंस जो देखी गई, उसमें लेट 1920s में इसका इम्पैक्ट देखा गया। तो इसका इम्पैक्ट कैसे वर्ल्ड पर हुआ, यूरोप पे हुआ, अमेरिका पे हुआ, और फिर लेटर हाफ में हम ये भी देखेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन का कितना इम्पैक्ट इंडिया पे हुआ। इतनी बात आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लाइन बाय लाइन करते हैं। तो उसी तरह आज भी हम पढ़ेंगे इसे। द ग्रेट डिप्रेशन बिगन अराउंड 1929 एंड लास्टेड टिल द मिड ऑफ 1930s। तो इसकी शुरुआत ऐसी मानी जाती है कि 1929 के आसपास हुई, और लगभग ये चला कब तक, 1930s के मिड तक, मतलब अराउंड 1935-36। ओके। During this period, most parts of the world experienced catastrophic decline in production, employment, income and trade। तो इस ड्यूरेशन में एक बड़ी कमी देखी गई या गिरावट देखी गई किन किन चीज़ों में, प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में, इनकम में और ट्रेड में, इन सभी जगह पर। द इम्पैक्ट द एग्जैक्ट टाइमिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ द डिप्रेशन अक्रॉस वेरिड अक्रॉस कंट्रीज। अगर हम इस डिप्रेशन का टाइमिंग देखें, ड्यूरेशन देखें और इसका प्रभाव देखें, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग समय और अलग अलग इम्पैक्ट रहा, मतलब सब जगह एक जैसा नहीं रहा। नो डाउट ये डिपेंड करेगा कि किस कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी किस सेक्टर पे ज़्यादा बेस्ड है, तो ये वेरी करेगा। तो वैसा ही उस समय हुआ, जो आज भी हम देखते हैं। कोविड के पोस्ट कोविड सिचुएशन में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो पूरे दुनिया में एक जैसा नहीं है। श्रीलंका की जैसी कंट्री पूरी तरह से इकोनॉमिकली कोलैप्स्ड हो गई, वहीं इंडिया या दूसरी कंट्रीज देखें जहाँ इकोनॉमी पर असर ज़रूर हुआ है, पर उतना नहीं, मतलब पूरे दुनिया में एक जैसा असर हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि हर एक कंट्री की इकोनॉमी का जो बेस है, जो स्ट्रक्चर है, वो एक जैसा नहीं है, इसलिए प्रभाव भी एक जैसा नहीं है। और उस समय भी ऐसा ही प्रभाव एक जैसा नहीं था। और कितनी देर ये डिप्रेशन चला, वो भी एक ड्यूरेशन भी, प्रभाव भी और ड्यूरेशन भी एक जैसा नहीं था। बट द जनरल एग्रीकल्चरल रीजन्स एंड कम्युनिटीज वर द वर्स्ट अफेक्टेड। लेकिन ऐसी कंट्रीज जो एग्रीकल्चरल रीजन्स थी, मतलब जिनका जो इकोनॉमी था वो मेनली बेस्ड था एग्रीकल्चर पर, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। दिस was because the fall in agricultural prices was greater and more prolonged than the prices of industrial goods। और ऐसा इसलिए हुआ कि जो एग्रीकल्चरल प्राइजेस थी, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस थे, उनके प्राइजेस का जो गिरावट हुई उनके प्राइजेस में, वो इंडस्ट्रियल गुड्स के प्राइजेस में आई गिरावट से ज़्यादा लंबे देर तक चली। इसीलिए एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री जो थी वो ज़्यादा प्रभावित रही ग्रेट डिप्रेशन से, महामंदी से। द डिप्रेशन वाज कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स। अगर इस डिप्रेशन के कारण हम देखें तो इसमें कई फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, यस, जिनके प्रभाव से ये ग्रेट डिप्रेशन हुआ। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ फ्रेजाइल द पोस्ट वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी वॉज। इसके पहले ही, इसके पिछले वाले पार्ट में हमने देखा कि
जो पोस्ट वॉर मतलब वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत फ्रेजाइल थी, बहुत नाजुक थी। और इसके क्या क्या फैक्टर्स थे, तो उसमें से पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर क्या है, जो महामंदी हुई उसमें पहला कारण या मेजर फर्स्ट फैक्टर क्या था, एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन रिमेइंड अ प्रॉब्लम। सबसे पहला और बड़ा फैक्टर ये था कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था, ओवर प्रोडक्शन था, वो बड़ा एक इशू था, एक बड़ी समस्या थी। दिस वॉज मेड वर्स बाय फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइजेस। और ये और ज़्यादा गंभीर हो गया जब एग्रीकल्चरल प्राइजेस, जो अनाज के दाम है, इसके पहले हमने देखा था कि जो ईस्ट यूरोप की कंट्रीज थी जैसे रशिया है, ऐसे ही बड़ी कंट्रीज जिनका योगदान था वर्ल्ड में वीट प्रोडक्शन का, वर्ल्ड ट्रेड में या इंटरनेशनल मार्केट में कई कंट्रीज को ये वीट प्रोड्यूस करके देते थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय इनका ये जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ, क्योंकि ये वॉर की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में अपना वीट नहीं पहुंचा पा रहे थे। तब नए प्लेयर्स, नए प्रोड्यूसर्स मार्केट में आए, जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। तो इनके प्रोडक्शन की वजह से इन्होंने वो स्पेस, मार्केट स्पेस, जो पहले रशिया और अलग दूसरी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज वीट मार्केट में ऑक्युपाई कर रही थी, वो स्पेस इन्होंने ले लिया। अब जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो सप्लाई नॉर्मल हुई, तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो वीट प्रोडक्शन में मेजर रोल पहले प्ले कर रही थी, उनका प्रोडक्शन भी बढ़ गया और उन्होंने सप्लाई ठीक होने की वजह से उनका प्रोड्यूस भी मार्केट में आया, जिसकी वजह से बल्क प्रोडक्शन या ओवर प्रोडक्शन वीट का और दूसरे अनाजों का हुआ। और फलस्वरूप ये हुआ कि मोर सप्लाई, लेस वैल्यू। तो वीट का और दूसरे ग्रेन्स का जो कॉस्ट है वो सडनली ड्रॉप हुआ। यस, तो वही बात यहाँ की जा रही है। एज प्राइजेस स्लम्प्ड एंड एग्रीकल्चरल इनकम डिक्लाइंड, फार्मर्स ट्राइड टू एक्सपांड। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे जैसे जो रेट था गिरता जा रहा था ओवर प्रोडक्शन की वजह से, तो किसानों ने सोचा कि चलो भाव कम हो गए तो हम और ज़्यादा प्रोड्यूस करें ताकि हमारा इनकम बराबर रहे। तो ये जो प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ाया किसानों ने, उन्होंने कोशिश की कि हम, गेहूँ पहले 10 रुपए किलोग्राम सेल हो रहा था, अब 6 रुपए किलोग्राम सेल हो रहा है, चलो हम हमारे 40% कम हुआ है रेट, तो 40% हमारा प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो इनकम है वो बराबर रहेगा। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं उससे डिमांड थोड़ी ना बढ़ रही है। यस, तो इसकी वजह से ऐसा हुआ कि जो फार्म प्रोड्यूस था वो क्या हो रहा था, खेतों में ही पड़े पड़े सड़ने लगा। क्यों? क्योंकि उनके पास बायर्स नहीं थे। यस, ये मेजर प्रॉब्लम्स या जो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, सेवरल फैक्टर्स की हमने बात की थी ग्रेट डिप्रेशन के लिए, जो कारण थे बड़े, उसमें से एक बड़ा कारण, पहला कारण ये था जो अभी हमने डिस्कस किया। अब हम दूसरे कारण की बात करते हैं, दूसरे बड़े कारण की। इन द मिड 1920s, मतलब 1925-26 के आसपास, कंट्रीज फिनेंस्ड देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू लोन्स फ्रॉम द यूएस। ये हमने देखा था, ब्रिटेन हो या दूसरी यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने लार्ज स्केल पर यूएस से लोन लिया। While it was often extremely easy to raise loans in the US when the going was good, US overseas lenders panicked at the first sign of trouble. पहले तो सब ठीक था क्योंकि वो लोग पैसे लौटा पा रहे थे, उनकी इकोनॉमी इतनी कैपेबल थी कि जो रोटेशन था ईएमआईज का, या उनको जो एक एक शर्त पर, जिसको हम बोलते हैं किसी भी क्रेडिट की जो शर्तें होती है, कंडीशंस ऑन क्रेडिट, यस, उसको वो फॉलो कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये डिप्रेशन के साइन दिखने लगे, शुरुआत हुई, वैसे ही क्या हुआ, पैनिक हो गए जो यूएस ओवरसीज लेंडर्स जो थे, ऐसे यूएस के कर्जदाता हम बोल सकते हैं, जो पैसे उधार दे रहे थे ओवरसीज मतलब दूसरी कंट्रीज को, वो पैनिक करने लगे, वो डरने लगे पैसे देने से, जैसे ही मार्केट में गिरावट आने लगी। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1928, मतलब पहले 6 माह जो थे 1928 के, यूएस ओवरसीज लोन अमाउंटेड टू ओवर $1 बिलियन।
A year later, it was one quarter of that amount. Countries that depended crucially on US loans now faced an acute crisis. जो 1928 के पहले 6 माह में जो ओवरऑल ओवरसीज लोन दिए थे यूएस ने, उसका अमाउंट बढ़कर कितना हो गया, $1 बिलियन हो गया। जो कि इसके पहले 1 साल पहले सिर्फ इसका 1/4 था। मतलब हम बोल सकते हैं 1 बिलियन का 1/4 मतलब 0.25 बिलियन बोल सकते हैं। इतना ही अमाउंट, 1/4 अमाउंट ही लोन पर था। पर जैसे जैसे डिप्रेशन बढ़ता गया, लोन की ज़रूरत बढ़ती गई, और अब जो यूएस लेंडर्स थे, ओवरसीज लेंडर्स, उन्होंने इस सिचुएशन को भापा और वो लोन देना बंद किया और कोशिश की कि मार्केट से उनका पैसा निकल सके। मतलब उन्होंने प्रेशर बनाया। द विड्रॉल ऑफ लो यूएस लोन्स अफेक्टेड मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे ही विड्रॉल मतलब जैसे ही उन्होंने लोन देना बंद किया और रिकवरी चालू की, इसने और ज़्यादा प्रभावित किया किसको, वर्ल्ड इकोनॉमी को, थ्रू though in different ways. In Europe, it led to the failure of some major banks. यूरोप में इसकी वजह से बहुत सारे बैंक्स क्या हुए, बैंकक्रप्ट हो गए, कोलैप्स हो गए, क्योंकि वो अब पैसे नहीं दे पा रहे थे, है ना, किसके, यूएस लेंडर्स के पैसे लौटा नहीं पा रहे थे। करेंसी सच एज द ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, जो कि ब्रिटिश करेंसी पे चलने वाले बैंक थे, जैसे पौंड और स्टर्लिंग है, उस पे चलने वाले जो बैंक थे वो कोलैप्स हो गए। कोलैप्स हो गए मतलब बैंकक्रप्ट हो गए, उनके पास पैसा नहीं बचा लौटाने के लिए। इन लैटिन अमेरिका एंड एल्सवेयर इट इंटेंसिफाइड द स्लम्प इन एग्रीकल्चरल एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस। लैटिन अमेरिका जैसे देशों में और साथ ही साथ दूसरी जगहों पर भी जो एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्रीज थी, वहाँ पर एग्रीकल्चरल और रॉ मटेरियल का प्राइस और गिर गया। The US attempt to protect its economy in the depression by doubling import duties also dealt another severe blow to the world trade. अमेरिका ने इस समय खुद के इकोनॉमी को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो इम्पोर्ट हो रहा था उनके यहाँ, जो भी सामान बाहर से आ रहा था, उस पर उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी जो थी उसको क्या कर दिया, उन्होंने डबल कर दिया, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स बढ़ गई। The US was also the industrial country most severely affected by the depression. सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि यूरोपियन कंट्रीज या जो यूएस पे बेस्ड थी, यूएस के पैसे पर बेस्ड थी दूसरी कंट्रीज, उन पर ही प्रभाव पड़ा, ऐसा नहीं हुआ। दूसरी कंट्रीज के अलावा यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका पर भी ग्रेट डिप्रेशन का प्रभाव पड़ा। उसे भी बुरी तरह से ग्रेट डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। With the fall in prices and the prospect of a depression, US bank had also slashed domestic lending and called back loans. ये इम्पोर्टेंट बात है। जब उन्होंने देखा कि डिप्रेशन बढ़ रहा है और इकोनॉमिक डिप्रेशन और बढ़ेगा, तो यूएस के जो बैंक्स थे, जो वहाँ के लोगों को लोन दे रहे थे मकान बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, जो होम अप्लायंसेस डिवाइसेस है उनको खरीदने के लिए, उन्होंने भी अपने लोन्स को कॉल बैक करना चालू किया। फार्म्स कुड नॉट सेल देयर हार्वेस्ट, तो बड़े बड़े जो फार्म्स थे वो अपना अपने अनाज नहीं बेच पाए, मतलब हार्वेस्ट नहीं बेच पाए। हाउस होल्ड्स वर ruined and businesses collapsed, जिसका प्रभाव एग्रीकल्चर पे पड़ा, घरों पर पड़ा, बिजनेस पे पड़ा। Faced with falling incomes, many households in the US could not repay what they had borrowed and were forced to give up their homes, cars, and other consumer durables. तो जब लोग अपना पैसा नहीं लौटा पाए तो उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। They had to, they were forced to give their homes, cars, and other consumer durables. Yes, the consumerist prosperity of 1920s now disappeared in a puff of dust. धूल की तरह उड़ गया। जो हम इसके पहले बात कर रहे थे कि जो प्रॉस्पेरिटी अमेरिका में दिख रही थी 1920s में, वो धूल की तरह उड़कर खाक हो गई, मतलब नजर नहीं आ रही थी।
क्यों? क्योंकि ये सब कैसा था, पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम क्रेडिट बेस्ड था, उधार पर डिपेंडेंट था। आज हम देखते हैं ना, क्रेडिट कार्ड सेलिंग के लिए कॉल आते हैं। तो ऐसा सिचुएशन उस समय अमेरिका में भी था कि आपको लोन देने के लिए बैंक कॉल करते थे। यस। और जब डिप्रेशन आया तो सारे बैंक्स अपना पैसा जो है, क्योंकि बैंक के पास भी पैसा कहाँ से आता है, या तो वो, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक तो हम हर जगह की सेंट्रल बैंक है, उससे वो लोन लेती है, या लोगों को ये पैसे लेकर उसी पैसे को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर दूसरों को देती है। ये काम है बैंक का, एक ब्रिज का काम करती है। जब डिप्रेशन आता है तो जैसे मैं अगर बैंक का कस्टमर हूँ तो मैं क्या करूँगा, मेरा पैसा मैं निकालने की कोशिश करूँगा, और जब सब लोग एक साथ पैसा निकालने जाएंगे तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा, उसने तो लोन पे दे रखा है। तो बैंक भी क्या कोशिश करेगी, बैंक करप्ट होने से बचने के लिए वो सभी लोगों से अपना लोन रिकवर करने की कोशिश करेगी। तो वैसा ही हुआ अमेरिका में। लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, लोग लंबी लंबी दूरियां पैदल चल के जा रहे थे कि उन्हें कुछ ना कुछ काम मिले। अल्टीमेटली द यूएस बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ कोलैप्स्ड। तो यूएस का बैंकिंग सिस्टम जो था वो भी कोलैप्स कर गया। अनेबल टू रिकवर इन्वेस्टमेंट्स, collect loan and repay depositors, thousands of banks went bankrupt and were forced to close। बहुत सारे हजारों बैंक जो है वो बंद पड़ गए, क्योंकि वो अपने डिपॉजिटर्स का पैसा नहीं लौटा पा रहे थे, क्योंकि वो अपनी रिकवरी जो लोन की थी उसे नहीं कर पा रहे थे। द नंबर्स आर phenomenal. By 1933, over 4,000 banks had closed, and between 1929 and 1932, about 1,10,000 कंपनीज हैड क्लब्स। ये बड़े डेटा है। इतने लार्ज स्केल पर जो हो, वो अमेरिका में इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ या इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, आर्थिक मंदी आई। बाय 1935, modest economic recovery was underway in most industrial countries, but the Great Depression's wider effects on society, politics, and international relations and on people's mind proved more enduring। मॉडेस्ट इकोनॉमिक रिकवरी, थोड़ी बहुत रिकवरी जो है 1935 से देखने को मिली। हमने देखा ना कि स्टार्ट कब से हुआ, तो लगभग उन्होंने बताया 1929 से मिड ऑफ 1930। मिड ऑफ 1930 मतलब 1935, 1935। यस। तो 1935 से एक स्लो रिकवरी, एक थोड़ी बहुत रिकवरी जो है इकोनॉमिक, वो देखने को मिली। बट द ग्रेट डिप्रेशंस वाइडर इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऑन पीपल्स माइंड्स प्रूव्ड मोर एंड्योरिंग। थोड़ा थोड़ा रिकवरी तो चालू हुआ, लेकिन चाहे वो सोसाइटी की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, लोगों के दिमाग पर जो डिप्रेशन का असर था वो लंबे समय तक जारी रहा, उसका प्रभाव लंबे समय तक देखा गया। नाउ लेट अस गो थ्रू कि इसका जो ग्रेट डिप्रेशन है, महामंदी है, उसका प्रभाव भारत पर कैसे पड़ा, कैसा प्रभाव इसका भारत पर था, उसको समझते हैं। सो लेट अस गो थ्रू दिस 3.5, इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। If we look at the impact of depression on India, we realize how integrated the global economy had become by the early 20th century। अगर हम भारत पर इसका प्रभाव पढ़ेंगे या समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि ग्लोबली जो कंट्रीज थी उनकी इकोनॉमी जो थी कितनी इंटर रिलेटेड थी, कितनी मजबूती से जुड़ी हुई थी, कि एक पर प्रभाव पड़ा तो वो सब पे पड़ा, प्रभाव पड़ा, मतलब भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा। The tremors of a crisis in one part of the world were quickly relayed to the other parts, affecting lives, economies, and societies worldwide। तो ये जो झटके थे किसके, क्राइसिस के, जो कि दुनिया के एक तरफ अमेरिका और यूरोप में इकोनॉमिक जो झटके दिखाई दे रहे थे, डिप्रेशन जो दिखाई दे रहा था, उसका सीधा प्रभाव दुनिया के दूसरी जगहों पर भी पड़ रहा था। पूरे दुनिया के लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा था, इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा था, सोसाइटीज को प्रभावित कर रहा था वर्ल्ड वाइड। In the 19th century, as you have seen, colonial India had become an exporter of agricultural goods and importer of manufacturers। ये तो हमने देखा कि किस तरीके से ब्रिटेन ने चेंज किया सिस्टम। भारत जिसका मैन्युफैक्चर्ड गुड दुनिया में बिकता था, यूरोप में बिकता था, ब्रिटेन में बिकता था, उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि भारत का रॉ मटेरियल बिकने लगा और भारत खरीदार हो गया फिनिश्ड गुड का। ये तो हम देख चुके हैं। द डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्टेड इंडियन ट्रेड। और ये डिप्रेशन जो आया
1929 से 1935 के बीच इसने भारत को भी प्रभावित किया। इंडियाज एक्सपोर्ट्स and imports nearly halved between 1928 to 1934। 1928 से 1934 के बीच भारत का जो एक्सपोर्ट था वो लगभग आधा रह गया, मतलब भारत जो एक्सपोर्ट कर पा रहा था वो अब बहुत कम हो गया, अगर हम अमाउंट के बल्क में देखें या अमाउंट में उसे कैलकुलेट करें तो। एज इंटरनेशनल प्राइजेस crashed, prices in India also plunged between 1928 to and 1934। wheat prices in India fell by 50%। तो अगर हम देखें कि दुनिया में जैसा प्रभाव पड़ा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर, अनाजों के दाम पर, तो उसका प्रभाव भारत पे भी देखा गया। गेहूं की कीमत जो थे या अनाज की कीमत जो थे उस समय बहुत नीचे आ गए, और गेहूं के विषय में तो डेटा है, फैक्ट है कि लगभग 50% तक कम हो गए रेट। कब? 1928 से 1934 के बीच में। पीजेंट्स एंड फार्मर्स सफर्ड मोर देन अर्बन dwellers। शहर के लोगों से ज़्यादा सफ़र सफ़र मतलब परेशानियाँ, चुनौतियाँ किसको झेलना पड़ा? किसानों को, गाँव के किसानों को। Though agricultural prices fell sharply, the colonial government refused to reduce revenue demands। फसल के दाम घटते गए, 50% रह गए, उसके बाद भी ब्रिटिश रूल ने, कॉलोनियल रूलर्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिल्कुल मना कर दिया कि वो अपने रिवेन्यू को किसी भी तरह से कम करने को तैयार नहीं थे। पीजेंट प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट वर द वर्स्ट हिट। जो वर्ल्ड मार्केट के लिए अनाज उगा रहे थे, मतलब भारत के लोकल मार्केट के लिए नहीं, जिनका जो प्रोड्यूस था वो कहाँ जाने वाला था? वर्ल्ड मार्केट में जाने वाला था। उनको सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। Consider the jute producers of Bengal. They grew raw jute that was processed in factories for export in the form of gunny bags। एग्जाम्पल के लिए हम किसकी बात कर रहे हैं? जूट प्रोड्यूसर्स की। जो जूट कहाँ जाएगा? इंडिया से ज़्यादा ये बाहर एक्सपोर्ट होने वाला है। यस, क्यों? क्योंकि इससे क्या बनता है? जूट से गनी बैग्स एक्सपोर्ट होने के लिए। बट एज गनी एक्सपोर्ट्स collapsed, the price of raw jute crashed more than 60%। लेकिन गनी बैग्स के एक्सपोर्ट की कमी की वजह से, उसके कोलैप्स होने की वजह से, गिरने की वजह से रॉ जूट का जो कीमत है वो 60% तक गिर गया। पीजेंट्स हु बोरोड इन द होप ऑफ बेटर इन टाइम्स ऑफ टू इंक्रीज द आउटपुट इन द होप ऑफ हायर इनकम्स फेस्ड एवर लोअर प्राइजेस। जिन्होंने पैसे उधार लेकर खेती की और ये सोचकर कि उन्हें मुनाफा होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे जूट, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। वो बहुत डीप उधार या फिर हम बोलते हैं डेब्ट में, जिसको मतलब कर्जे में दब गए। यस, कर्जे में डूब गए। दस द बंगाल जूट ग्रोवर्स लेमेंट। इसलिए बंगाल के जो जूट ग्रोवर्स हैं, ज़्यादातर मेजरली बंगाल में ग्रो किया जाता है, हुगली रिवर के आसपास, ये हमें पता है, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा हुआ। जो जूट प्रोड्यूसर्स हैं उनकी एक व्यथा इन लाइंस में आपको समझ में आएगी कि उस समय कितना परेशान वो लोग थे। ग्रो मोर जूट, और ज़्यादा जूट उगाओ ब्रदर्स, विद द होप ऑफ ग्रेटर कैश, ताकि इस आशा के साथ कि हमें और पैसे मिलेंगे या हम पैसे कमा पाएंगे। कॉस्ट एंड डेप्थ ऑफ जूट विल मेक योर होप गेट डैश्ड। लेकिन जो भाव आपको वापस मिलेगा और जो उधार है, जो आपने कर्जा लिया है जूट उगाने के लिए, वो आपके सारे होप्स को, सारी आशाओं को धराशायी कर देगा। When you have spent all your money and got the crop off the ground, जब आप अपने सारे पैसे खर्च करके अपनी फसल को हार्वेस्ट करेंगे, काटेंगे, ट्रेडर्स सिटिंग एट होम, वो लोग जो कहाँ घर पे बैठे हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो खरीदेंगे आपसे जूट, जिन्होंने कोई मेहनत नहीं की जूट ग्रो करने में, वो आपको सिर्फ 5 रुपए देंगे। अमाउंट माउंट मतलब ये उस समय की एक मेजरिंग यूनिट है, वेट की। लगभग 82 पाउंड्स ऐसा कुछ मैंने सर्च किया था इसके बारे में, तो करीब 38 किलोग्राम्स के वेट को एक माउंट कहते हैं। यस, आप समझ सकते हैं, एक बल्क या बंच जो जूट का बनता था उस समय, उसके सिर्फ 5 रुपए मिलते थे, जो कि उनकी इन्वेस्टेड कॉस्ट, जो उसको ग्रो करने में खर्च हुई, उससे कई गुना कम थी।
Across India, peasants' indebtedness increased. They used up their savings, mortgage loans, land सॉरी मतलब उन्होंने अपनी बची जो सेविंग्स थी उसका उपयोग किया, अपनी ज़मीन को मॉर्गेज मतलब गिरवी रखा एंड सोल्ड whatever jewelry and precious metals they had to meet their expenses. और लोगों ने अपने गहने बेचे या उनके पास जो भी प्रेशियस मेटल्स थे उनको बेच दिया, गिरवी रखा, अपना खर्चा उस समय का जो एक्सपेंसेस है उसको मेंटेन करने के लिए और अपना कर्जा चुकाने के लिए। इन दीज डिप्रेशन ईयर्स इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रेशियस मेटल। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इस समय इंडिया क्या बन गया, एक्सपोर्टर ऑफ प्रेशियस मेटल, नोटेबली गोल्ड। क्यों? क्योंकि भारत के लोग क्या कर रहे थे, हम इंडियंस का ये ट्रेडिशन है कि हम गोल्ड ज्वेलरीज खरीद के रखते हैं, उसको पहनते भी है और उससे हम बुरे समय के लिए एक एसेट मानते हैं जो बुरे समय में हमारी मदद करती है। तो उस समय लोगों ने अपने जब ज्वेलरी सेल करना चालू किया तो गोल्ड इंडिया में जो प्रेशियस मेटल्स के ट्रेडर्स थे उनके पास इतना आने लगा कि वो गोल्ड को क्या करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे। तो इंडिया इंडिया में गोल्ड की कोई बड़ी माइंस नहीं है, लेकिन जो हम इंपोर्ट करके गोल्ड खरीद रहे थे या जो ज्वेलर से गोल्ड खरीद रहे थे, अब इतना ज़्यादा गोल्ड वापस आने लगा लोगों के घरों से मार्केट में कि गोल्ड को इंडिया क्या करने लगा, गोल्ड को इंडिया एक्सपोर्ट करने लगा। द फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मैनार्ड किनीज thought that Indian gold exports promotes global economic recovery। एक फेमस इकोनॉमिस्ट है जॉन मैनार्ड केनेस, उनका ये कहना था कि भारत का जो ये गोल्ड एक्सपोर्ट किया भारत ने, उसने ग्लोबल इकोनॉमी को रिकवरी में मदद भी की। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट, कितने लार्ज स्केल पर ये गोल्ड का एक्सपोर्ट इंडिया से होने लगा। दे सर्टेनली हैव स्पीड अप ब्रिटेन्स रिकवरी। इसने किसको मदद किया, हम तो ब्रिटेन के अंडर में थे, तो ब्रिटेन की इकोनॉमिक रिकवरी में गोल्ड का जो एक्सपोर्ट इंडिया से हुआ उसने मदद की। बट डिड लिटिल फॉर इंडियन पीजेंट, लेकिन भारतीय लोगों को इससे बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ या भारत की इकोनॉमी को इससे बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। रूरल इंडिया डज सी थिंग with unrest when Mahatma Gandhi launched the civil disobedience movement at the height of the Great Depression in 1931। हमें पता है 1931 1929 के आसपास जो मोमेंट्स गांधी जी की थी, स्पेसिफिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसमें एक कारण ये भी था कि इंडियन रूरल जो कम्युनिटीज़ हैं, फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, वो परेशान हो चुके थे, वो रेस्टलेस हो रहे थे, उनमें एक उबाल था सरकार के खिलाफ। बड़ा कारण क्या था, इस डिप्रेशन में जहाँ सरकार को किसानों की मदद करनी चाहिए थी उसकी जगह पर वो क्या कर रही थी, वो और ज़्यादा प्रेशर बना रही थी रेवेन्यू के लिए, क्योंकि ब्रिटेन की खुद की इकोनॉमी भी कोलैप्स हो रही थी। तो वो चाहते थे उनकी कॉलोनीज से, जहाँ जहाँ उनकी कॉलोनियल रूलरशिप है वहाँ से लार्ज स्केल पर वो अमाउंट रिकवर करे ताकि वो यूएस के लोन को लौटा सके। The depression proved less grim for urban Indian because of falling prices, those with fixed income। ये एक थोड़ा सा दूसरा पक्ष है, सेकेंड साइड ऑफ द अदर साइड ऑफ द कॉइन बोल सकते हैं, कि इसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा कहाँ रहा, अर्बन इंडिया पे, सॉरी रूरल इंडिया पे। अर्बन इंडिया के लिए ये लेस ग्रिम, कम दुखदाई था फॉर अर्बन इंडिया। क्यों? मतलब ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया इसका प्रभाव ज़्यादा गांव पे था भारत में, शहरों पर उसकी अपेक्षा प्रभाव तो था, उसकी अपेक्षा कम था। बिकॉज ऑफ फॉलिंग प्राइजेस, क्योंकि शहर के लोग अनाज तो उगा नहीं रहे, तो उनका तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, वो तो नौकरी कर रहे हैं, उनका इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, उनका पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन उनको खरीदने में सस्ता पड़ रहा है। गेहूं का प्राइस अगर 50% हो जाए देन गेहूं के साथ दूसरी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस है उनका प्राइस कम हो तो उनको तो फायदा है। Those with fixed incomes, say town dwelling landowners who received rents and middle class salaried employees, now found themselves better off। उनको तो फायदा हो गया, या उनको तो इस बात का फायदा मिल रहा था कि प्राइसेस घट गई। Everything cost less, industrial investment also grew as the government extended tariff protection to industries। अब ये कौन होंगे शहर वाले,
नौकरी पेशा वाले लोग जिनका मकान है उनको रेंट मिल रहा है, वो भी एज इट इज चल रहा है, लेकिन उनका खर्चा कम हो गया क्योंकि सभी चीज़ों के प्राइजेस कम हुए। साथ ही साथ अब नौकरी पेशा वाले कहाँ काम कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज़ में। तो इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट जो है उस समय की गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने किया। कैसे? टैरिफ जो था, टैरिफ मतलब जो टैक्सेस लगते थे, चाहे वो इम्पोर्ट पे हो, एक्सपोर्ट पे हो, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल पे या फिनिश्ड गुड पे, उसको उन्होंने कम किया, उसको उन्होंने प्रोटेक्ट किया, जिसकी वजह से, किसकी वजह से किया? अंडर द प्रेशर ऑफ नेशनलिस्ट ओपिनियन। जो इंडिया में लोगों में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके प्रेशर में गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट कर रही थी इंडस्ट्रीज को ग्रीव होने में या उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को स्टेबल रखने में। तो इस तरीके से शहर के लोगों को दो कारणों से, प्राइस फॉल ऑफ होने की वजह से, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स के प्राइस फॉल ऑफ होने की वजह से, दूसरा जो इंडस्ट्रियल ग्रो हो रहा था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ मिल रहा था, कहाँ पर? शहरों में। तो शहर के लोगों को समस्याएं अपेक्षाकृत कम थी गांव के लोगों के कंपैरिजन में, जो ये ग्रेट डिप्रेशन था उसका। सो दैट्स ऑल अबाउट द ग्रेट डिप्रेशन फॉर यूरोप, फॉर द वर्ल्ड, फॉर अमेरिका एंड फॉर इंडिया। We will continue with the last sub chapter of this chapter, rebuilding a world economy, the post war era। तो वॉर के बाद की सिचुएशन में कैसे वर्ल्ड ने इकोनॉमी को रीबिल्ड किया, क्या क्या नई संस्थानें बनी जिसमें जिसने इसमें मदद की, और कौन कौन से देश उभर कर आए इस रीबिल्डिंग ऑफ इकोनॉमी में। यस, सो वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।